सभी साथियों को जोहार। जो कि पिछले क्लास में ही आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था कि मैं अभी रांची में नहीं हूँ, रांची से बाहर हूँ। तो जिसके कारण अभी तक जिस प्रकार का वीडियो क्लास दिया जा रहा था उसे देना संभव नहीं है, लेकिन हमारे पास समय भी कम है, तो उसी समय में हमें कोर्स भी पूरा करना है। तो इसलिए अभी आप लोगों को जो आपके सिलेबस में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उसे कवर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लोग अपने सिलेबस में देखिएगा, आपका 2 टॉपिक होगा, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और एक होगा विभूति। तो ये दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। ये आपका एग्ज़ाम में इससे 3 से 4 प्रश्न, मतलब 6 से 8 नंबर आपका इससे आना तय है। बहुत ही छोटा आपका सिलेबस, ये जो टॉपिक है बहुत ही छोटा है और ये आपको सीधा सीधी 6 से 8 नंबर दे के जाएगा। तो इसे आप हल्के में ना लें और बहुत ही गंभीरता के साथ इसे पढ़ें। साथ में आप लोग झारखंड के जितने भी विद्रोह मैंने पढ़ाया आप लोगों को, वो सारे विद्रोह के वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ और यहाँ दोनों को मिला लीजिएगा तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। वो विद्रोह में भी काम आ जाएगा इधर वाला क्लास, और उधर वाला क्लास है वो आपको इस व्यक्तित्व को पूरा जानने में मददगार होगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर वही सारा चीज़ यहाँ पे भी मैं फिर से बताऊँ तो ये रिपीटिशन हो जाएगा और क्लास अनवांटेड रूप से लंबा हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ जो बात किया जा रहा है कोशिश करना है कि उससे कोशिश कर रहे हैं कि उससे लगभग बात यहाँ भी हो जाए, और आप लोग का जो बचा खुचा होगा आप उसे पूरा देखिए और दोनों को मर्ज हो जाएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो चलिए इस क्लास में सबसे पहला जो हमारा है, जो व्यक्तित्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है रघुनाथ महतो। तो झारखंड के विद्रोह जब आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे आपका एक विद्रोह हम लोग देखे हैं, चुआर विद्रोह। ठीक है, देखें हम लोग चुआर विद्रोह। चूँकि आज पहला क्लास है तो इसे चलाने में मैं भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हुआ हूँ, तो ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, समझने का प्रयास करिएगा। चुआर विद्रोह, इसके ये नेता थे, मतलब नेतृत्व किए थे यही रघुनाथ महतो। बेसिकली ये विद्रोह क्या था कि 1765 में जब अंग्रेज़ों को दीवानी अधिकार मिल गया, उसके बाद फिर यहाँ क्या हुआ कि ये जो थे यहाँ के जो चुआर जनजाति, ये जो चुआर लोग थे, मतलब कह लीजिए यही ये जनजाति महतो, तो ये क्या थे बेसिकली ये राजा के यहाँ पाइका के रूप में रहा करते थे। राजा कह लीजिए या ज़मींदार कह लीजिए, इनके यहाँ ये पाइका के रूप में रहा करते थे। पाइका मतलब कि क्या, पाइका इज इक्वल टू सैनिक, सैनिक के रूप में रहा करते थे। लेकिन जब यहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपना आधिपत्य स्थापित करना स्टार्ट किया तो उन्हें इस तरह के सैनिक की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें वेल ट्रेंड सैनिक चाहिए था जो कि अंग्रेजी बोल सके, उनके निर्देशों को समझ सके, अंग्रेजी जो राइफ़ल वगैरह है वे सब चलाने में सक्षम हो। ये सब जो सैनिक थे या पाइका थे जो कह लीजिए, ये परंपरागत हथियार चलाने में सक्षम थे या बोल सकते हैं पारंगत थे। तो उन्हें अंग्रेज़ों को इस तरह के सैनिक की आवश्यकता थी नहीं। और जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इंटरफेयर करना स्टार्ट किया तब क्या सबसे पहले क्या किया वो कि अंग्रेज राजाओं को सुरक्षा की गारंटी दी कि आपकी सुरक्षा हम करेंगे, तो आपको सुरक्षा को लेकर के परेशान होने का आवश्यकता नहीं है, या फिर सैनिक रखने का उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जो सैनिक होंगे, सैनिक आपको सुरक्षा देने की जिम्मेवारी हमारी है और सैनिक को भर्ती करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो ये जो परंपरागत सैनिक थे या बोल सकते हैं हमारे ये जो पाइका थे, वे तो क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। साथ ही क्या हुआ
ये जो पाइका का काम करते थे, तो इस पाइका की ड्यूटी के लिए या कार्य के लिए इन्हें पाइकन भूमि, जीवन बसर के लिए जैसे कैश नहीं मिल रहा है तो उनको क्या होता था कि भूमि दे दिया जाता था, पाइका को दिया जाता था पाइकन भूमि, कि आप ये भूमि लीजिए और इससे अपना जीवन का गुजर बसर कीजिए। ये जब भूमि भी अब छीनने लगी, तो जब ये लोग जो पहले कई सदियों से राजा के यहाँ सैन्य सेवा दे रहे थे, ये इनके पूर्वज, और इन्हें ये परंपरागत रूप से ये भूमि मिली हुई थी, वे सब छीना जाएगा तो एक तरह से यही ना कहा जाएगा कि हमारी भूमि छीनी जा रही है, हमारा परंपरागत जो अधिकार है, जो भूमि है, वो सबको हड़पा जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर क्या होगा, विद्रोह होगा। साथ ही हम लोग जान रहे हैं कि उस समय में कई जमींदारों को भी भाई निलंबित कर दिया जा रहा था, नीलाम कर दिया जा रहा था, तो वो सब तो आक्रोश था ही। तो वे सब साथ होकर के एक गुस्सा फूटा चुआर विद्रोह के रूप में। इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया हमारे रघुनाथ महतो ने। रघुनाथ महतो, इनका जन्म 31 मार्च 1738 को हुआ था सरायकेला में। सरायकेला जो अभी वर्तमान हमारा एक जिला है, वहाँ पर निमडी प्रखंड है, प्रखंड में गांव है घुटियाडी, यहाँ पर हुआ था। इन्होंने ही नेतृत्व प्रदान किया। जंगल महाल वाला क्षेत्र यही था, हम लोग उस वीडियो में भी बात किया है कि जंगल महाल वही आपका पलामू से होते हुए ये बीच से सब सारा कुछ रामगढ़ से इधर मानभूम, ढालभूम, वीरभूम, ये सब जंगल वाला, जो जंगल काट करके बसे थे वे सब जंगल महाल क्षेत्र। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह में एक प्रमुख नारा दिया, अपना गांव अपना राज, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये वाला नारा इन्होंने आंदोलन के दौरान में दिया 1769 में, 1769। उसके बाद ये चलता रहा, काफ़ी दिनों तक ये चल ही रहा था, देखिएगा। उसके बाद फिर ये स्टार्ट हो गया था 1772 से ही, लगभग 69 समझिए ये स्टार्ट है, उससे पहले से स्टार्ट है, 72 से तो आक्रोशित रूप हो गया। फाइनली ये देखिएगा 78 में क्या हुआ कि ये सब अपना आंदोलन चला ही रहे थे। मेन तो इनका युद्ध जो नीति था वो छापामार नीति ही था। युद्ध करने का जो पद्धति था, इसको छापामार पद्धति या फिर गुरीला पद्धति कह लीजिए। यही पद्धति अभी शुरुआती तौर पे जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, छापामार पद्धति या फिर गुरीला पद्धति, गोरीला सॉरी, इसे देखें, गोरीला नहीं था, गोरीला कहते हैं। छापामार पद्धति या गोरीला पद्धति, इस पर इन्होंने यही पद्धति से ये युद्ध करते थे। मतलब अचानक से हमला किए, दुश्मन जब तक संभल पाए तब तक ये मारपीट करके निकल गए। तो इसी दरमियान में एक बार 1778 में ये लोटा गांव, वहीं आपका आसपास है सरायकेला के आसपास, तो वहीं पर ये क्या कर रहे थे, अपना मीटिंग कर रहे थे, सभा कर रहे थे। उसी दरमियान में अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया और गोलीबारी स्टार्ट कर दिया। अब जब तक ये संभाल पाते तब तक गोली इनको लग चुकी थी और इसी दरमियान इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस आंदोलन में इनकी बहन थी तनु महतो, वे इनका बड़ा सहयोग की थी। तो उन्हीं के सम्मान में इनका जो घर है घुटियाडी, इनका जो गांव है, जन्म स्थल है बोल लीजिए घुटियाडी, यहीं के बगल में एक पहाड़ है, उसे इनके सम्मान में इन्हीं के नाम पर तनु, और चूँकि डोंगरी मतलब जानते हैं कि हम लोग पहाड़ होता है डोंगरी या डोंगरी, जो कह लीजिए डोंगरी, तनु डोंगरी या डोंगरी एक ही बात है। इन्हीं के सम्मान में उस पहाड़ का नाम तनु डोंगरी या डोंगरी रख दिया गया है। तो ये हमारे हो गए पहले
स्वतंत्रता सेनानी। इसके बाद हम लोग दूसरे स्वतंत्रता सेनानी की ओर बढ़ते हैं, तिलका मांझी। तिलका मांझी उर्फ जावरा पहाड़िया। इनका विद्रोह हम लोग जान रहे कब हुआ, 1784 में। बेसिकली ये स्टार्ट तो पहले से हो गया था, लेकिन 1784 में ये प्रखर रूप से सामने आया। प्रखर रूप से इसलिए क्योंकि क्या हुआ कि 13 जनवरी 1784 को इन्होंने क्लीवलैंड की हत्या कर दी। ये विद्रोह हुआ क्यों, चलिए इसके कारणों पर चर्चा करते हैं कि तिलका मांझी कौन है। तो 11 फरवरी 1750, ये डेट देखिएगा, इस समय इस दिन इनका जन्म होता है तिलकपुर गांव में। इनका गांव का नाम था तिलकपुर। तिलकपुर जो कि अभी वर्तमान के पाकुड़ जिले में पड़ता है। पाकुड़। सोचिए ये जिला कितना पहले से ये आंदोलन में अग्रणी था। हालांकि ये दुर्भाग्य कह लीजिए कि आज़ादी के बाद, अलग राज्य के स्थापना के बाद भी ये ज़िला इतना पिछड़ा हुआ है। अभी भी यहाँ का शिक्षा दर बहुत पिछड़ा हुआ है, चाहे वो औसत शिक्षा की बात हो, पुरुष शिक्षा दर की बात हो या महिला शिक्षा दर की बात हो, ये ज़िला अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। झारखंड में सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये थे तिलका मांझी, गांव का नाम था तिलकपुर। यहाँ पे इनका जन्म हुआ। जब ये इनका जन्म हुआ तभी से यहाँ अंग्रेज़ों का शोषण देखना स्टार्ट कर दिए थे। और बाद में जो क्लीवलैंड हुए, ये अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ के उस क्षेत्र के बनाए गए थे ये क्लीवलैंड को। इससे पहले भी जो थे ब्रुक्स वगैरह, वे सब क्या किए थे कि ज़बरदस्त शोषण किए थे इनका, चाहे वो संथाल हो, पहाड़िया हो, चाहे कोई अन्य जाति हो। पहाड़िया लोग उससे पहले विद्रोह करना स्टार्ट कर दिए थे। तो उस समय में फिर क्या हुआ, जब क्लीवलैंड आए तो उन्होंने फूट डालो, ये तो डिवाइड एंड रूल का जानते ही हैं पॉलिसी अंग्रेज़ों का, फूट डालो राज करो। तो ये फूट डालने वाली नीति ले आए क्लीवलैंड। फूट डालो वाली नीति कह लीजिए, इनका था ना, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो, ये वाली नीति के तहत इन्होंने फूट डाल दिया। किसमें, पहाड़िया। जैसे वहाँ पे पहले तो पहाड़ी जनजाति काफ़ी संघनित थी, इसके बाद फिर वहाँ पे अन्य जनजातियाँ भी आकर के बसने लगी, जिसमें कि संथाल जनजाति प्रमुख हुई। और आज संथाल बहुल क्षेत्र हो गया है ये संथाल परगना। पहले पहाड़िया लोग थे वहाँ पर काफ़ी अधिक संख्या में, तो जो कि विद्रोह भी कर रहे थे। तो क्लीवलैंड ने क्या किया कि पहाड़िया जो जनजाति थी उसको कुछ कुछ रियायत दे दिया था। पहाड़िया जनजाति को रियायत ये मिल गया था कि उनका जो पारंपरिक जो शासन पद्धति था, परंपरागत कह लीजिए या पारंपरिक पद्धति था, उसे मान्यता दे दिया। ठीक है। उसके बाद क्या किया कि इन्हें सरकारी सेवा में शामिल करने लगे पहाड़िया को। सरकारी सेवा में विद्रोह वाले क्लास में भी हुआ है कि उन्हें बताया गया था कि किस प्रकार से धनुर्धर के रूप में इनकी भर्ती की गई पहाड़िया लोगों की। साथ में इनको क्या किया, इस जनजाति को कर मुक्त कर दिया। कर मुक्त मतलब कोई कर नहीं। कर किनसे वसूला जाएगा, तो अन्य जो जनजातियां हैं उनसे कर वसूला जाएगा। अब फंस जा रहे थे वहाँ के संथाल और अन्य जनजातियां। तो उन्हीं संथालों में एक संथाल परिवार के मुर्मू गोत्र के थे हमारे तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी। उन्होंने अंग्रेज़ों की ये जो भेदभावपूर्ण नीति है या शोषण और जो शोषण था, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और विद्रोह कर दिया। सभी को, अपने जितने संथाल युवा थे सबको केंद्रित करने लगे, सबको संगठित करने लगे। घर घर देखिएगा, घर घर साल पत्ता भेज करके एकता का संदेश दिया गया। और इसी क्रम में वे क्या किए, क्लीवलैंड की
जब वो वहाँ पर अपना ऑफिस से निकले उससे पहले हमारे बाबा तिलका मांझी एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ करके पहले से घात लगाए बैठे थे। और जैसे ही वे आए सामने, 13 जनवरी 1784 का दिन था, कि जैसे ही वे सामने आया उसके छाती पे तीर मारे और वो वहीं पर मर गया। और यहीं से ये विद्रोह प्रखर रूप में सामने उभर कर आया। जब वो मारा गया तो ये सब जो जितने पहाड़िया लोग थे उसका फिर अच्छा से क्लास हुआ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। तो उसी में से पहाड़िया का सरदार था जौरिया पहाड़िया। इसी को फिर ये जिम्मेवारी दी गई और साथ में पकड़ने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी आयरकूट, अंग्रेज अधिकारी आयरकूट, इसे भेजा गया। तो आयरकूट और ये जौरिया पहाड़िया दोनों ने मिलकर के काफ़ी सर्च अभियान चलाया। वे उसके गांव गए, गांव में भी सबको परेशान किया, सबको तबाह किया, लेकिन वे पकड़े नहीं गए। वहाँ से हमारे तिलका मांझी निकल चुके थे सुल्तानाबाद वाले पहाड़ में, वो वहीं पर छुप के थे और फिर से अपने संगठन को मजबूत करना स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये चूँकि जौरिया पहाड़िया वहीं का था, इसे पता चल गया कि वो वहाँ है। उसने सरकार मतलब अंग्रेज़ों को इत्तला कर दिया, उसका सारा रसद पानी बंद कर दिया गया और वेट किया जाने लगा कि कब वो पहाड़ से नीचे आएगा। और जैसे ही वे एक दिन नीचे आए, खबर मिल गया अंग्रेज अधिकारी को कि हाँ भाई वो आ गया। इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर बंदी बना करके 4 घोड़ों से घसीटते हुए सुल्तानाबाद पहाड़ी से लेते चले गए भागलपुर। और वहाँ पे ले जा कर के भागलपुर में इन्हें फांसी दे दिया गया। और जहाँ फांसी दिया गया वह आज देखिएगा बाबा तिलका मांझी चौक के नाम से जाना जाता है। इनके सम्मान में जो भागलपुर विश्वविद्यालय है उसको भी तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये झारखंड के पहले शहीद हैं। इनके विद्रोह को पहला संथाल हुल, चूँकि संथाल जनजाति के थे, पहला संथाल हुल ये भी कहा जाता है। चूँकि प्रथम विद्रोही थे इसलिए इन्हें आदि विद्रोही भी कहा जाता है। आदि पुरुष, आदि महापुरुष, ये जान आप लोग पढ़े ही होंगे। फनी मुकुट राय, जब ये सब क्लास हुआ है राज्य स्थापना का तो उस समय में बताया गया है, तो वो देखिएगा यहाँ पे ये थे। तिलका मांझी को आदि विद्रोही भी कहा जाता है। इनके विद्रोह पे आधारित जो हमारे महाश्वेता देवी एक राइटर हैं, उन्होंने बाबा तिलका मांझी के जीवनी पर एक उपन्यास भी लिखा है जिसका कि नाम रखा है सालिरगिरी डाके। ये बांग्ला में, बेसिकली ये मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया है, बंगाली भाषा में। इसी को हिंदी का रूपांतरण इसका किया गया है सालगिरह की पुकार पर। ये सब किताब इनके जीवन पर लिखा गया है। ये पूछता है एग्ज़ाम में, ये सब याद रखिएगा। अरण्य अधिकार ये बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी पूछ सकता है सालगिरह डाके किसके जीवन पर आधारित है, तो वहाँ पे आपको टिक करना है बाबा तिलका मांझी। तो इस प्रकार से हमारे दूसरे जो विद्रोही हैं इनके जीवन की घटना भी कंप्लीट होती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले विद्रोही की ओर, अगले स्वतंत्रता सेनानी कह लीजिए उनकी ओर। फिर है हमारे वीर बुद्धू भगत। वीर बुद्धू भगत इनका जो योगदान रहा वो कोल विद्रोह में बहुत ही अभूतपूर्व रहा। कोल विद्रोह इस समय में इनकी छवि देखने को मिली बहुत ही शानदार। कोल विद्रोह में देखिए, कोल विद्रोह में नेतृत्व प्रदान किया। इनका जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची के ज़िले के चान्हो प्रखंड के सिलगाई गांव में हुआ। ये सब याद रखिए कहाँ कहाँ हुआ। भगत से नाम से आप लोग जानते ही, समझ में आ ही रहा होगा कि ये उरांव परिवार से संबंधित हैं। उरांव परिवार में मतलब उरांव जनजाति से संबंधित हैं। ये क्या हुआ, जब ये बड़े हुए तब शोषण तो देख ही रहे थे और भूमि विवाद
ये तो हमेशा से विद्रोह का कारण रहा झारखंड में। हम लोग जान रहे हैं भुइंहारी भूमि, हाँ भुइंहारी भूमि पूरी तरह से सेटलमेंट तो हो नहीं पाया था। आगे चल कर के देखिएगा ये भुइंहारी भूमि सब सेटलमेंट हुआ कब, बाद में जा कर के 1869 के लगभग में, ये तब जा कर के सेटलमेंट हुआ है। उससे पहले भुइंहारी भूमि, खुटकट्टी भूमि, मंझियास भूमि, कोड़कर भूमि, सारे भूमि पे विवाद बना हुआ था। तो इस भूमि विवाद को लेकर के ये पहले से ही तो एग्रेशन में थे ही। लेकिन इसी संदर्भ में जब ये छोटे छोटे कारण मिल करके बड़े कारण और के रूप में एक कोल विद्रोह को जन्म दिया, कोल विद्रोह को, तो इसी आंदोलन को एक अवसर के रूप में समझ करके हमारे वीर बुद्धू भगत इस अवसर के रूप में इसे समझ करके हमारे वीर बुद्धू भगत इस विद्रोह में कूद पड़े, कोल विद्रोह में, और अपने प्रभाव से रांची के आसपास के क्षेत्रों को पूरा संगठित किया, लोगों तक विद्रोह का प्रचार प्रसार किया, जागरूक किया, बहुत सारे लोगों को शामिल किया। इनका प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि ये जहाँ जाते थे हज़ारों लोगों को मोहित कर देते थे, हज़ारों की संख्या में लोग विद्रोह में शामिल हो जाते थे। इनके प्रभाव से जो अंग्रेज अधिकारी थे उस समय के, विल्किंसन, माल्टा, इम्पे, सदरलैंड, ये सब सारे बोलते हैं ना हतप्रभ थे कि इतना ज़बरदस्त व्यक्तित्व। जब यहाँ पर इनके यहाँ पे हमला हुआ, एक बार ये इसी तरीके से सब तरफ सारे लोग फैले थे। एक बार ये 14 फरवरी को 1832 को ये सिल्ली गांव में थे, वहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए गए हुए थे सिल्ली में। तो सिल्ली में जब पता चल गया कुछ रहता ही है भाई गद्दार, तो वो लोग सूचना दे दिए कि यहाँ पर ये इनका मीटिंग चल रहा है। तो यहीं पर क्या हुआ, ये सदरलैंड और इम्पे, दो अंग्रेज अधिकारी थे, एक थे इम्पे और एक था भाई साहब सदरलैंड। ये दोनों क्या किया, सदरलैंड, ये दोनों क्या किया, यहीं पे अटैक कर दिया पूरा घेर के, और उसके बाद गोली चलाना स्टार्ट अंधाधुन। अब ये सोचिए कि इतना गोली चलाने के बाद भी अंधाधुन इनको, जो इनके चहेते थे, बोल सकते अनुयायी थे, वे क्या किए, पूरा मानव श्रृंखला बना लिए। मानव श्रृंखला मतलब सारे लोग 300, 400, 500 लोग मानव श्रृंखला बना करके इन्हें सुरक्षा देने लगे। मतलब इन्हें बीच में रख लिया और बाद बाकी लोग किनारे से आ गए कि गोली लगेगा तो हमें लगेगा, हमारे नेता को कुछ नहीं होगा। लेकिन गोली अंधाधुंध चलता रहा और अंततः इनकी भी मृत्यु हो जाती है। साथ में इनके भाई प्लस में इनका भतीजा, सभी को ये अंग्रेज सदरलैंड और इम्पे मिल कर के मार देता है। और मारने के बाद इसे क्रूरता देखिएगा कि क्या करता है कि इनसे इतना अंग्रेज बोलते ना कि खौफ खाया हुआ था कि ये पहले व्यक्ति हुए झारखंड के इतिहास में जिनके सर पे इनाम रखा गया कि उनके बारे में जो बताएगा या जो उनको मारेगा उन्हें इसे 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। 1000 उस समय में इनाम के तौर पर रखा गया। ये पहले व्यक्ति थे, याद रखिएगा कि ये पहले व्यक्ति थे जिनके सर पे इनाम रखा गया 1000 रुपये का। इतना इससे खौफ खाया हुआ था। तो इसके बाद इन लोगों का क्रूरता देखिएगा कि जब मार भी दिया तो उसके बाद भी क्या किया, इनके भाई का, वीर बुद्धू भगत, इनके भाई और इनका भतीजा, इन तीनों का सर काट दिया। सदरलैंड सर काट के, और उसके बाद देखिएगा पिठौरिया शिविर में, उस समय में कोल विद्रोह में शिविर बनाया गया था पिठौरिया में, और यहाँ के जो आयुक्त थे विल्किंसन, वो वहीं पर स्थापित, मतलब वहीं पर थे शिविर में। और इन लोगों को भेज रहे थे, कैप्टन को, मेजर को, ये सब सारे लोग, कैप्टन इम्पे और मेजर सदरलैंड, ये लोग गए हुए थे। तो इन लोगों का क्रूरता देखिए कि इनका सर काट दिया मारने के बाद, और
पिठौरिया शिविर में ला करके थाल में सजा करके आयुध को पेश कर रहा है कि देखिए कितना बड़ा ये काम करके आए हैं। और इसे देखने के लिए, अपने नेता को, अपने चहेते को देखने के लिए वहाँ लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ हो गई। इनका प्रभाव उस रूप में भी देखा जा सकता है। तो यहाँ देखिएगा ये क्रूरता वाला ये लोग हद पार कर दिया था। तो इस प्रकार से हम लोग वीर बुद्धू भगत के बारे में भी हम लोग देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले स्वतंत्रता सेनानी गंगा नारायण सिंह के बारे में। तो भूमिज विद्रोह हुआ था। बेसिकली ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था उत्तराधिकार के युद्ध को लेकर के, उत्तराधिकार के विवाद को लेकर के। उत्तराधिकार, इनके जो पिता थे लक्ष्मण सिंह और उनके भाई रघुनाथ सिंह, तो इन दोनों के बीच उत्तराधिकार युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने इनके चाचा का पक्ष लिया और वे राजा बन गए। उसके बाद फिर उनके बेटों में भी ये इसी टाइप का होता है। तो ये इस कहानी को डिटेल में जानने के लिए आप वो वीडियो देख लीजिएगा, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इनके नेतृत्व में यहाँ पर जानने लायक यही बात है कि भूमिजों के अधिकार से संबंधित विद्रोह था ये, भूमिज जनजाति। और अंग्रेज़ों ने फिर दोबारा, देखिएगा अभी 1832 में ही कोल विद्रोह हुआ था, 1832 में। और यहाँ पे पहली बार बुद्धू भगत, वीर बुद्धू भगत के नाम पर 1000 रुपये का उनके सर पे इनाम रखा गया था कि जो भी उसे पकड़ेगा या बताएगा उनके बारे में 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। 1833 में देखिएगा ये अंग्रेज उससे भी ज़्यादा प्रताड़ित गंगा नारायण से हो गए और इसके सर पे 5000 का इनाम रखा, 5000 रुपये का इनाम रखा गया कि इसको जो भी जिंदा या मृत पकड़ के लाएगा उसे 5000 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो ये तो पूरा इनका जो क्षेत्र था वीरभूम वाला, उधर तो पूरा परेशान कर दिए ये बड़ा भूम में, वीरभूम में, मानभूम में, ये सब एरिया था, सबको पूरा तहस नहस कर दिए। सारे विद्रोही इसके साथ आ गए, जिनको जो जो अपने जमींदारी से अपदस्थ हुए थे सबको एक रूप मिल गया, एक बोल सकते हैं एक अवसर मिल गया अपने छिने हुए अधिकारों को वापस पाने का। और बहुत सारे लोगों ने इनका सहयोग किया। ये तरह तरह के भ्रांतियाँ भी फैलाए हुए थे कि इन्हें अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, प्लस में इन्होंने आसपास के राजवंशों में विवाह स्थापित करके, विवाह संबंध स्थापित करके अपनी स्थिति भी मजबूत की थी। तो इधर तो सबको मारते पीटते गए। उस समय जो राजा थे गंगा गोविंद सिंह, उसने डर से इनको जो खोरपोश के रूप में मिला था जो गांव, वो गांव को भी लौटा दिया। 5 सरदारी नाम था, तो उसे भी लौटा दिया, क्योंकि उसके जो दीवान बोल लीजिए या इसके भाई माधव सिंह, वो इससे दुश्मनी निकालने के चक्कर में इसे जो मिला हुआ था उसे छीन लिया था। और इसी के कारण ये फिर विद्रोह पे उतारू हो गए थे और उसके बाद विद्रोह करने लगे। माधव सिंह को तो इन्होंने उसका बेड़ा पार ही लगा दिए, घाट पार लगा दो, ये वाला डायलॉग इनका था। इसके बारे में अगर डिटेल देखना वो क्लास ज़रूर देखिएगा आप लोग, सारा डिटेल उस वहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर ये है कि ये इधर से वीरभूम वाले क्षेत्र से फिर जब खरसावां की ओर बढ़े कि खरसावां के सहयोग लेने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने, चूँकि कोल विद्रोह हाल में ही शांत हुआ था, तो उन्होंने कहा कि पहले वे खरसावां के ठाकुर को सही रास्ते पर लाएं तो हम लोग सहयोग करेंगे। सही रास्ते पर लाएं मतलब ये अंग्रेज़ों का कठपुतली था, तो सही रास्ते का लाने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। तो वहाँ पे जब ये गए 1833 में, तो उनके सैनिकों से इनकी भिड़ंत हो गई। तो ये काफ़ी लोगों को मारने के बाद अंततः इनकी भी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हो गई तब ठाकुर चेतन सिंह बहुत अपने आप को वीर दिखा रहा था कि उसके बाद ये जब मर गए तब इनके 100 से इनका सर काट के लेके गया विलिकिंसन को प्रस्तुत किया तोहफा के तौर पर। और विलिकिंसन ने इसे चेतन सिंह को, खरसावां का जो ठाकुर था, इसे इनाम के तौर पे फिर ये राशि 5000 रुपया इसे इनाम के तौर पर दिया। ऐसे ऐसे बहादुर यहाँ पे रहे हैं। तो हम लोग जो गुलाम हुए वो बहुत बड़ा बात नहीं था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्वतंत्रता सेनानी की ओर। संथाल विद्रोह के जो
नेता हुए, सिद्धो या सिद्धू कह लीजिए, कान्हो, चांद, भैरव, ये जानते हैं हम लोग, ये 4 भाई थे। चुन्नू मुर्मू, इनके ये 4 पुत्र थे, इन्होंने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया। तो इन चारों का जन्म देखिएगा 1815, 1820, 1825 और ये 1835। ये सब अनुमान पर आधारित है, कहीं पे भी आपको कंफर्म नहीं मिलेगा। जहाँ भी आपको मिलेगा वहाँ लिखा रहेगा कि ये सब अनुमानता है। तो ये इनका जन्म वर्ष है। भगनाडीह, जो कि अभी साहिबगंज में पड़ता है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ भगनाडीह में। तो इस विद्रोह में ये चारों नेतृत्व प्रदान किए। साथ में इनकी 2 बहनें भी थीं, फूलो और एक झानो। ये 2 बहनें भी इनकी थी, जिन्होंने इस विद्रोह में इनका सहयोग दिया या साथ दिया बोल सकते हैं। संथालों ने बहुत सारे कारण थे विद्रोह का। कारण आप लोग देख लीजिएगा वहाँ पे कि विद्रोह जब ये फूटा तब फिर क्या हुआ कि प्रत्येक गांव में साल की टहनी, साल हम लोग का जो पवित्र पेड़ है, साल की टहनी, साल की टहनी, इसके माध्यम से गांव-गांव में संदेश भेजा गया और एक सभा रखा गया था। उसके लिए सबको सूचना दी गई और उस वहाँ सभा हुआ था बरहैट में। यहाँ जब सभा हुआ तो इस सभा में लगभग 6000 से 10,000 गांव, मतलब इतना प्रतिनिधि, इतना लोग पहुँचे, विभिन्न गांवों के प्रतिनिधि पहुँचे, जिनकी संख्या लगभग 6000 से 10,000 के बीच में थी। और ये सब मीटिंग हुआ, सभी वहाँ पर सभा में निर्णय लिया गया कि अब हम लोग विद्रोह का बिगुल फूंक देंगे, विद्रोह करेंगे। और इसमें सिद्धो को राजा चुना गया, कान्हो को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया और विद्रोह का आगाज कर दिया गया। और इसी विद्रोह में करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो का प्रसिद्ध नारा दिया गया। इसी विद्रोह में, ये विद्रोह झारखंड में या कह लीजिए भारत के स्तर पर बहुत ही प्रभावपूर्ण रहा। इसी विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने प्रथम जन क्रांति कहा था भारत का। तो सोचिए ये कितना प्रभावपूर्ण रहा। अंततः वही होता था कि ये फिर अंततः हार गए, इनकी मृत्यु हो गई। तो चांद भैरव की लड़ते लड़ते गोली लगने से मृत्यु हो गई। इसके बाद सिद्धू को पकड़ के बरहैत में, जहाँ सभा स्थल हुआ था, वहाँ पे फांसी दे दिया गया। और कान्हो को इनके परंपरागत गांव भगनाडीह में ला करके फांसी दे दिया गया। और 1855 में यह विद्रोह हुआ और शांत हो गया। इसके बाद 2 वर्ष के बाद 1857 की क्रांति होती है। इसी का छाप देखिएगा आगे किस प्रकार से पड़ता है और यहाँ के लोग और भी संगठित होकर के लड़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगले स्वतंत्रता सेनानी की ओर बढ़ते हैं। अगले जो हमारे हैं ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे 1857 की क्रांति। तो यहाँ के आ गए नेता ठाकुर विश्वनाथ सिंह। इनका जन्म किया 12 अगस्त 1817 ईस्वी को बड़कागढ़ की राजधानी सतरंजी, रांची में अभी जो स्थित है। बड़कागढ़ अभी आप मान के चलिए यहाँ पर आपका ये धुरवा वाला क्षेत्र है, हटिया धुरवा है ना, धुरवा हटिया इस वाले क्षेत्र में है। यहीं पर हुआ। इनके पिता का नाम रघुनाथ शाहदेव। ये इनके पूर्वज ये थे एनी शाह। एनी शाह आप लोग नाम सुने होंगे। एनी शाह जिन्होंने यहीं आप लोग अगर रांची के बारे में जानते होंगे या रहे होंगे, जगन्नाथपुर मेला के बारे में सुने होंगे, तब वहाँ पर जगन्नाथपुर एक मंदिर है बहुत ही फेमस, जगन्नाथपुर मंदिर धुरवा वाला।
ये इन्हीं के द्वारा, इन्हीं शाह के द्वारा बनाया गया था और इसी के वंशज हैं हमारे ये ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। 1817 में इनका जन्म हुआ और 1840 में इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और मात्र 23 साल की उम्र में ये बड़कागढ़ जो इनका क्षेत्र था, या बोल सकते हैं इनका जो राज्य था, नागवंश के अंतर्गत ही इनको मिला था खोरपोश के रूप में। 97 गांव था जिसमें कि, तो यहाँ के ये राजा बन गए। और राजा बनने के बाद फिर ये 1855 में 15 साल के बाद 1840 में गद्दी पे बैठ गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों की ये जो नीति देखते थे उससे ये काफ़ी क्षुब्ध थे और अंग्रेज़ों से काफ़ी घृणा थी इनको। तो 1855 में ये क्या किए कि बोल दिए कि भाई अंग्रेज़ों का आदेश नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो इन्हें सबक सिखाने के लिए अंग्रेज़ों ने भेजा कि इन्हें सबक सिखाया जाए और अपनी फ़ौज भेजी। तो भाई ये भी अगर लड़ने के लिए ठाने हैं तो कुछ सोच के ही ठाने हुए थे। और उस समय में चूँकि अंग्रेज़ इधर उधर भी उलझे हुए थे तो ज़्यादा सेना भेज नहीं पाया, और जो कम सेना भेजा तो वो पिट के आ गया। यहाँ पे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव विजयी रहे। तब इनका और भी हौसला बुलंद हो गया 1855 में ही। तो 2 साल सोचिए कि 2 साल ये अंग्रेज़ों के, जो नागवंश था वो अंग्रेज़ों के अधीन था, जो मुख्य महाराजा थे नागवंश के वो अंग्रेज़ों के अधीन था, लेकिन ये जो बड़कागढ़ के राजा ये थे विश्वनाथ सहदेव, ये अंग्रेज़ों के अधीन नहीं थे। बड़ा कमाल का बात है। उसके बाद फिर ये क्या करते हैं कि जब 1857 का विद्रोह होता है, हम लोग 1857 की क्रांति को डिटेल में पढ़ लिए हैं, आप लोग सारा वीडियो देखिए, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो जब विद्रोह हो जाता है रांची में 1 अगस्त 2 अगस्त 1 अगस्त से 1 अगस्त, और उसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 2 अगस्त 1। तो जब यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि विद्रोह का यहाँ पे बिगुल फूंकते हैं 3 व्यक्ति। एक थे जयमंगल पांडे, एक नादिर अली खां और एक माधव सिंह। ये 3 सैनिक थे, ये जमादार थे, ये तोपची थे। तो ये मिल करके क्या किए, विद्रोह का बिगुल 1857 में ये फूंक दिए। रामगढ़ में इनको लेकर के आया जाता, चूँकि हजारीबाग में वहाँ से पहले विद्रोह हो चुका था हजारीबाग की छावनी में, तो उसे दबाने के लिए यहाँ से लेकर के जाया जा रहा था। तो ये लोग रामगढ़ में ही विद्रोह कर दिए और वहाँ से वापस आ गए रांची डोरंडा, और यहाँ पे विद्रोह कर दिए। पूरा छावनी को विद्रोह के गूंज से गूंज उठा, पूरा विद्रोह वहाँ पे फैल गया। लेकिन इनके पास नेतृत्व का अभाव था। तब ये क्या किए, तब ये सोचे कि सबसे पहले कि हमें नेतृत्व की तलाश करनी है। तो नेतृत्व की तलाश में सबसे पहला ध्यान गया, जितना नागवंश के जो शासक थे उसके पास काफ़ी नागवंशी महाराजा तो खैर तैयार ही नहीं हुए। तब कैसे कैसे इन्हें पता चला कि बड़कागढ़ के जो ठाकुर हैं विश्वनाथ सहदेव, वे अंग्रेज़ों से नफरत करते हैं और वे हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो भाई उनसे संपर्क कैसे साधा जाए, तो ये लोग गए मतलब विद्रोही सैनिक थे, वे संपर्क साधने की कोशिश की। और उसी संदर्भ में पांडे गणपत राय इनके बारे में पता चला कि ये भी बहुत प्रभावपूर्ण व्यक्ति हैं और छोटा नागपुर महाराज के दीवान रह चुके हैं। अगर ये हमारी बात लेकर के विश्वनाथ सहदेव जी के पास जाएं तो वे बात को नहीं टालेंगे, वे तैयार हो जाएंगे हमें हमारा नेतृत्व करने के लिए। उसके बाद पांडे गणपत राय जी से भी संपर्क साधा गया, वे गए, इनसे बात किए, तो ये अंततः तैयार हो गए। शुरुआत में नहीं तैयार हुए थे, लेकिन उसके बाद विद्रोही सैनिक ने दबाव डाला कि भाई अगर आप नहीं हमारा नेतृत्व स्वीकार कीजिएगा तो हम आप ही पर आक्रमण करेंगे। तब फिर ये अंततः तैयार हो गए और उसके बाद फिर
इन्हें नेता चुना गया। 1857 की क्रांति का इन्हें नेता चुना गया और इनके नेतृत्व में फिर विद्रोह फलने फूलने लगा। लगभग 1 महीने, लगभग 20-25 दिन, 1 महीने के लगभग में ये रांची पर पूरा अधिकार जमाए रहे। और रांची में उस समय जो डाल्टन था वो भाग चुका था, यहाँ छोड़ करके बगोदर भाग गया था, वहाँ से कलकत्ता भाग गया था और उसके बाद फिर वापस लौटा था बाद में। लेकिन उस समय जब तक यहाँ पे विद्रोही रहे, ये वो यहाँ पे आया नहीं। उसके बाद विद्रोही ये चतरा की ओर बढ़ गए। चतरा में घमासान युद्ध होता है अंग्रेज़ों और इनके बीच में। इनकी जो सेना गठित हुई थी, मुक्ति वाहिनी सेना, इनके नेतृत्व में, ये याद रखिएगा, मुक्ति वाहिनी सेना नाम दिया गया था, मुक्ति वाहिनी सेना। और इस सेना के सेनापति, मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति ये इनको बनाया गया था, ये देखिएगा, पांडे गणपत राय को। और ये तो क्रांति के ये नेता थे, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद फिर यही मुक्ति वाहिनी सेना और अंग्रेज़ों के बीच चतरा में घमासान युद्ध होता है, जिसमें कि जो विद्रोही सेना थे वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। और उसके बाद फिर ये दोनों जयमंगल पांडे और नादिर अली खां ये पकड़े जाते हैं और माधव सिंह भाग जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे देख लेते हैं। और ये किसी तरीके से वहाँ से बच के उस समय निकल जाते हैं, विश्वनाथ सहदेव और गणपत राय। उसके बाद फिर ये आकर के लोहरदगा से अपना जो विद्रोह था वो प्रारंभ चालू ही रखते हैं। लेकिन बाद में 2 विश्वासघाती, जिसका कि नाम विश्वनाथ दुबे और एक और था महीप नारायण शाही, इन दोनों के गद्दारी से ये अंततः पकड़े गए और इन्हें लाया गया रांची। ये जो पकड़ने वाले थे वे थे ओक्स, मद्रास राइफल्स जो टुकड़ी था सेना, उसके अधिकारी ओक्स। ये पकड़ा था जाकर के, इन्हें पकड़ के फिर रांची लाया गया। नाम मात्र का सुनवाई हुआ और उसके बाद फिर 16 अप्रैल 1858 को आज जो रांची में शहीद चौक कहलाता है, वहीं पर उसी शहीद चौक पे इन्हें कदम के पेड़ से लटका करके फांसी दे दी गई। ये भी एग्जाम में पूछ देता है किस तारीख को, कहाँ पर, किस पेड़ से, ये भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये पकड़ने वाला अधिकारी ओक्स था। हालांकि यहाँ पे जो प्रमुख कमिश्नर था वो तो डाल्टन ही था, लेकिन इसे पकड़ने जो गया था अधिकारी वो ओक्स था, याद रखिएगा। पकड़ाने वाला ये जो गद्दार था इसका भी नाम याद रखिएगा, विश्वनाथ दुबे, महीप नारायण शाही, इनका भी नाम याद रखिएगा। तो ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इनके बारे में हम लोग देख लिए। अब अगले देखते हैं पांडे गणपत राय। तो पांडे गणपत राय वही सारा कहानी है, अभी जो बात हो रहा था उसी पर। इनका जन्म देख लीजिएगा 1809 ईस्वी में लोहरदगा के भौरो गांव में हुआ था, लोहरदगा के भौरो गांव में हुआ था। इनके पिता रामकिशन राय थे, ये भाई थे। इनके जो चाचा थे वे छोटा नागपुर महाराजा दो थे, छोटा नागपुर राजा, इनके यहाँ ये दीवान थे। तो आगे चल कर के ये भी बहुत प्रतिभावान थे, तब तो अपने प्रतिभा के बल पर ये छोटा नागपुर महाराजा के भी दीवान बन गए थे। हालांकि विद्रोह जब स्टार्ट हुआ था तो उससे पहले ये वहाँ उस पद को त्याग चुके थे और इनको जो जगह मिला था, इनको कुछ गांव मिल गया था, जैसे 12 गांव शायद मिला था, कि 12 गांव इनको अपने गुजारा भत्ता के लिए मिल गया था। तो वही 1857 की क्रांति में जब ये कूद गए विद्रोही सेना में, ये मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति चुने गए। मुक्ति वाहिनी सेना के सेनापति चुने गए।
विद्रोही सेना के सेनापति चुने गए, मुक्ति वाहिनी सेना कह लीजिए, एक ही बात है। अंततः वही सब सारा कहानी है, ये उन्हीं के साथ में थे। एक बार इनका कहानी है कि भाई एक बार ये गांव आए हुए थे, तो अंग्रेज़ों ने इन्हें क्या किया, इनके गांव को पूरा घेर लिया इन्हें पकड़ने के लिए। लेकिन ये चारवाहा का रूप, चारवाहा होता है ना गाय वाय चराने वाला, तो चारवाहा का वेश बना लिए और ऐसा उनके आँख में धूल झोंक करके निकल गए कि उन्हें पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर वहाँ से वो चले गए अपने नेता के पास, विश्वनाथ सहदेव जी के पास, और वहाँ पे फिर इन लोग अपना विद्रोह कर ही रहे थे। लेकिन वही दो गद्दार में एक जो था महीप नारायण शाही, वही इन सारा खबर दे दिया और फिर आकर के इन्हें पकड़ लिया गया वही ऑक्स के द्वारा। और इन्हें भी वही रांची में 21 अप्रैल 1958, 5 दिन पहले विश्वनाथ सहदेव और उनके 5 दिन के बाद 21 अप्रैल को 1958 को वही जगह शहीद चौक पे उसी पेड़, कदम का पेड़ जो था, उसी पेड़ पे लटका करके इनको भी फांसी दे दिया गया। और इस तरीके से ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी 1857 के शहीद हो जाते हैं। इसके बाद जो प्रमुख व्यक्ति जो हम लोग बात किए थे, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। वहाँ जब चतरा वाला जब यहाँ पे युद्ध हुआ, तो उस समय जो माधव सिंह थे, जो 3 यहाँ पे विद्रोही थे, उन दोनों में एक दो तो यही थे, नादिर अली खां और जयमंगल पांडे, उसमें से एक थे माधव सिंह। तो जब वो वहाँ पे चतरा में जब घमासान युद्ध होने लगा, तो ये माधव सिंह वहाँ से किसी तरीके से बच के निकल गया, निकल गया, ये सफल रहा निकलने में। लेकिन यहाँ पे ये देखिएगा, ये नादिर अली खां और ये जयमंगल पांडे, ये दोनों पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद फिर क्या हुआ, तुरंत 3 अक्टूबर को पकड़े गए, 2 अक्टूबर को पकड़े गए, 3 अक्टूबर को त्वरित मुकदमा चला वहीं पे झूठ मूठ का, और 4 तारीख को मुकदमा क्या चला, ऐसे ही कहानी, मतलब 2 अक्टूबर को तो भिड़ंत हुआ था और लास्ट तक ये पकड़े गए। 4 अक्टूबर को फिर इनको क्या हुआ, वहीं पर फांसीहरी तालाब, जिसको कि कभी मंगल तालाब के नाम से भी जाना जाता था, फांसीहरी तालाब, तो इस तालाब में, यही चतरा में, वहीं पर फांसी दे दिया गया। और इन विद्रोहियों की भी लीला यहीं पर समाप्त हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 1857 के क्रांति के ही एक और नेता, या कह लीजिए नेतृत्वकर्ता, उमराव सिंह, टिकैत उमराव सिंह। ये ओरमांझी के खटंगा के बंदगांव राज परिवार से संबंधित थे। इनका लगभग वही आपका 12 गांव का इनका एरिया था जहाँ पे ये शासन चलाते थे। तो 1857 की क्रांति के समय में भी ये भी 1857 की क्रांति में कूद गए। पिठौरिया का एक था जगतपाल सिंह, वो अंग्रेज़ों का पूरा दलाल था, और उन्हीं के बगल में थे ये टिकैत उमराव सिंह। ये अंग्रेज़ों के बिल्कुल विरोधी, उनके शत्रु, क्योंकि वो तो देश के शत्रु। तो ये क्या किए, जब सेना ने यहाँ पे विद्रोह कर दिया, तब जगतपाल सिंह ने क्या किया था कि चूँकि सेना उधर से आ ना सके हजारीबाग से, इसलिए उसे घेर दिया था, रास्ते को पूरा गड्ढा कर दिया था। वहाँ पर एक तरफ से पूरा मिट्टी ऊंचा कर दिया था और इधर अपना सैनिक लगा दिया था ताकि उधर के सैनिक आ ना सकें। ये क्या किए कि जब पता चला कि हाँ भाई विद्रोह हो गया है, हजारीबाग में हो गया, फिर यहाँ रांची में भी हो गया, तो अब इनको पता था कि भाई आएगा तो इधर से ही दबाने। तो ये क्या किए, चुट्टू पालू जो घाटी है, अभी आप लोग आते होंगे रांची, या रांची जाते हैं तो फिर चुट्टू पालू घाटी जानते ही होंगे। तो ये जो घाटी को ये क्या किए, पूरा ब्लॉक कर दिए, पूरा रास्ता में गड्ढा करवा दिए ताकि कोई आ ना सके, कोई भी सेना। इसी के चक्कर में फिर क्या हुआ कि जब यहाँ से डाल्टन भागा, जब यहाँ पे जब विद्रोह हो गया तो डाल्टन जान बचा के भागा हजारीबाग में भी नहीं संभल पाया तो भाग गया वहाँ से बगोदर। वो वहाँ से जा कर के खत लिख रहा है, टिकैत उमराव सिंह को खत लिखता है, धमकाता है कि आओ यहाँ पर मिलने। ये नहीं जाते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर बोलता है आओ नहीं तो अगर वहाँ पे तुम पे केस चलेगा,
तुम्हें इसकी सज़ा मिल सकती है। ये बोले जाओ जो करना है कर लेना, हम भी देख लेंगे। तो डाल्टन तो वहाँ से भाग गया था। उसके बाद फिर जब वहाँ पे लौटा तो फिर बाद में वही धीरे धीरे पकड़ा। टिकैत तुमराव सिंह, इनके दीवान थे शेख भिखारी, इन दोनों के बारे में जानते होंगे आप लोग, नाम सुने होंगे। खेलगांव में इनके नाम पे भी स्टेडियम है, शेख भिखारी स्टेडियम, वहाँ पे सारा दिख जाएगा आपको। तो इन्हीं के नाम पे था। तो ये दोनों मिल करके, टिकैत तुमराव सिंह और शेख भिखारी, और इनके एक भाई साहब भी थे घासी सिंह, ये तीनों मिल करके ये सारा जो कारनामा हुआ था और मांझी में ये अंजाम दे रहे थे। और इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि जब अंग्रेज़ों ने इन्हें गिरफ्तार किया तब वहाँ पे जन आक्रोश फैलने लगा। और उसी आक्रोश के डर से वही जब गिरफ्तार हुआ 8 जनवरी 1858 को, तब फिर यहाँ उन्हें पकड़ करके और मांझी से लाया गया रांची, टैगोर हिल के पास, टैगोर हिल के पास। और वहाँ पर इन्हीं टैगोर हिल के पास का क्षेत्र है के पास में, और उस पहाड़ी में ला करके एक पेड़ के पे लटका करके इनको फांसी दे दिया गया। और इस तरीके से इनका अंत हो जाता है। ये जहाँ जाकर टैगोर हिल जहाँ पे फांसी दिया गया, इसको एक अलग नाम से बोलते हैं, फांसी डुंगरी। ये देखिएगा, पिछले क्लास में भी बताया गया है, ये सारा भी आप लोग वीडियो देखिए, बोला अच्छा से क्लियर होगा। आगे हम लोग बात करते हैं अगले स्वतंत्रता सेनानी शेख भिखारी के बारे में। तो शेख भिखारी का जन्म यही बुढ़मू में हुआ था, और बाद में ये खुदिया लोटवा यही और मांझी के पास में यहाँ पर आ गए। तो यहाँ का जो औरागढ़ था, औरागढ़ की रानी, क्या हुआ, इनका पुत्र एक बार हो गया बीमार, और वो ठीक ही नहीं हो रहा है, कितना वैद्य हो रहा है, सब परेशान, ठीक ही नहीं हो रहा है। तो उनसे कहा गया कि यदि वे हिरन का दूध इसे पिलाए तभी जा कर के उसका पुत्र सही हो, मतलब अच्छा हो सकता है। तो औरागढ़ की रानी ने बोला कि भाई जो भी पकड़ के लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो ये शेख भिखारी एक हिरन को जीवित पकड़ कर लाए, उसका दूध फिर उसे पिलाया गया उनके पुत्र को, वो ठीक हो गया। तो और वहीं के महारानी ने खुश होकर के 12 गांव का जमींदारी शेख भिखारी को दे दिया गया। बाद में ये उमराव सिंह के दीवान बन गए। और बात का कहानी है तो आप लोग को सुन ही चुके हैं कि 1857 की क्रांति में ये सब मिलकर के क्या किया, चुट्टी पालू घाटी को अवरुद्ध कर दिए थे, जिसके कारण कि 8 जनवरी 1858 को इन्हें पकड़ करके चुट्टू पालू से मतलब और मांझी से पकड़ कर टैगोर हिल के पास लाया गया। और वहाँ पर इन दोनों को, टिकैत तुमराव सिंह को और शेख भिखारी, दोनों को साथ में फांसी दे दिया गया 8 जनवरी 1858 को। 8 जनवरी डेट याद रखिएगा, बहुत पूछता है, 8 जनवरी 1858 को। और घासी सिंह जो थे, मतलब उमराव सिंह के भाई, उनको जेल में बंद कर दिया गया और वो आजीवन जेल में ही रहे। घासी सिंह को जेल, और वे उनकी मृत्यु जेल में ही हो जाती है। घासी सिंह को जेल हो जाती है और उनकी मृत्यु वहीं हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। आज चलिए अब हम लोग अगले स्वतंत्रता सेनानी की ओर बढ़ते हैं, नीलांबर पीताम्बर। 1857 की क्रांति में ही पलामू में जिन दो भोक्ता सरदार थे, ये भोक्ता भाई नीलांबर पीताम्बर ने नेतृत्व किया, वे यही थे नीलांबर पीताम्बर, जिसमें नीलांबर बड़े भाई और पीताम्बर छोटे भाई। तो जब डोरंडा में सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल फूका, तो उस समय में ये जो छोटे वाले भाई साहब थे पीताम्बर, वे यहीं पे थे डोरंडा में, मतलब रांची में ही निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि सैनिक तो विद्रोह कर दिए, तो लगता है कि इस बार कुछ बड़ा होगा, आभास हो गया। तो ये तुरंत गए अपने गांव और वहां पे अपने भाई से मिलकर के उन्हें बताया कि इस प्रकार से सैनिक, हजारीबाग के सैनिक भी विद्रोह कर दिए, यहाँ रांची के भी कर दिए, और जो आसपास के राजा महाराजा हैं से बहुत लोग साथ दे रहे हैं। तो ये अच्छा अवसर है, इसे हम लोग इसका उपयोग करना चाहिए। और उसके बाद फिर
अपने भाई और दोनों भाई मिलकर के नीलांबर पीताम्बर साथ में, चूंकि ये क्या थे, ये भोक्ता जनजाति के थे, इनके साथ चेरो जनजाति भी जब मिल गया तब इनका आत्मविश्वास बढ़ गया। लगभग 1-1.5 महीना इनका लग गया सबको तैयार करने में, और उसके बाद फिर जब ये तैयार हो गए तब फिर पीताम्बर को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया कि पलामू का स्वतंत्र शासक है ये। चूंकि क्रांति हो रहा है तो वहां पे दबाने के लिए तो अंग्रेज अधिकारी जाएंगे ही, तो वहां पे मेजर इंग्लिश को, मेजर बहुत सारे लोगों को समय समय पर भेजा गया। ऑक्स को भी भेजा गया था जो पकड़ा, वो मैकडोनाल्ड को बुलाया गया, तो काफी लोग वहां पर गए, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी नीलांबर पीताम्बर को पकड़ने में सक्षम नहीं हुए, कोई नहीं पकड़ पा रहे थे। 1857 में सोचिए, लगभग सितंबर में वहां से स्टार्ट हुआ था 1857 में, और वो वहां पे 1859 के लगभग मार्च अप्रैल तक ये अपना आंदोलन सुचारू रूप से चलाते रहे। बीच बीच में ये हो रहा था कि बीच में भाई चेरो टूट गए, कभी कोई टूट गए, तो आंदोलन कमजोर तो पड़ रहा था, लेकिन फिर भी ये इतना दिन चलाते रहे। जब भी कमजोर पड़ जाते थे थोड़ा, तो थोड़ा किनारे चले जाते थे, सरगुजा की ओर चले जाते थे, ठीक है। और अंततः जब यहाँ पर किला विला सब जगह अधिकार कर लिए थे, फिर अंग्रेज वहां पर आ गए। फाइनली डाल्टन भी आ गया, और डाल्टन अपने वहां पर रह करके लगभग 1-1.5 महीना अगुवाई करके इनका सब जगह से निष्कासित किया, किला से सब जगह। और इनका जो केंद्र था उसका नाम था चेमो। नीलांबर पीताम्बर का जो केंद्र था इनका विद्रोह का, जो गढ़ बोल सकते हैं भोक्ता का, वो इनका जगह था चेमो। वहां पे हमला कर दिया, और उसके बाद फिर ये अंततः सरगुजा भाग गए थे। फिर वहां से आए, तो डाल्टन को लगा कि भाई अब तो लोग चल गया उधर, उनकी मृत्यु हो गई होगी, तो वो वापस आ गया। लेकिन जैसे ही वो वापस आ गया, इन लोग फिर आ गए, फिर से अपने आंदोलन को स्टार्ट। तो फिर अंततः ये सब जगह क्या किया, इनाम का घोषणा करता था, इनाम का घोषणा किया, लालच दिया। तो इसी दरमियान में ये कहा जाता है कि जब अपने परिवार के साथ भोजन कर रहे थे तो कोई सूचना दे दिया कि यहाँ पे ये गुफा में आया हुआ है, यहीं पर है ये लोग दोनों। वहां पे डाल्टन पूरा फौज लेकर के अपना पहुंच गया, और इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया गया। हालांकि वीरता से ये दोनों काफी लड़े, लेकिन फिर भी पकड़ लिया गया। और अप्रैल में 1859 है ना, ये 1859 को इनको लेस्लीगंज जहां ये लोग विद्रोह किए थे शुरुआती चरण में, और पूरे थाना वाना को सब तोड़ तहस नहस कर दिए थे, जला दिए थे, वहीं पर ला करके इनको बाजार में ही इनको यहाँ पे फांसी दे दिया गया। और इस प्रकार से 1857 तक के सारे स्वतंत्रता सेनानी को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सभी स्वतंत्रता सेनानी अपनी अहम भूमिका निभाते हुए, अंग्रेजों से लड़ते हुए, अंतिम क्षण तक प्रयासरत रहते हुए वे वीरगति को प्राप्त होते हैं। सारे लोग लगभग शहीद हो जाते हैं। तो ये चैप्टर आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ये हमारे गौरव के बारे में ये क्लास है, उसको आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, क्योंकि ये हमारे सम्मान का भी विषय है और एग्जाम में अंक का भी विषय है। तो किसी भी मायने में ये कम नहीं है, तो इसे बहुत ही ईमानदारी से और अच्छे से पढ़िए। आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।